नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में कोडिन कफ सिरप घोटाले को लेकर सियासत गर्मा गई है। शुक्रवार को डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया के सामने बड़ा दावा करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला। ब्रजेश पाठक मीडिया के सामने एक तस्वीर लेकर पहुंचे, जिसमें कफ सिरप प्रकरण में वांछित बताए जा रहे लोग अखिलेश यादव के दाएं बाएं खड़े दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी सीएम ने सवाल उठाया कि आखिर जिन लोगों पर गंभीर आरोप हैं, वे सपा मुखिया के साथ कैसे और क्यों नजर आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ऐसे तत्वों को संरक्षण देकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। राजधानी लखनऊ से एक बड़ा सियासी और कानूनी फैसला सामने आया है। बीजेपी नेता और पार्षद प्रदीप शुक्ला की पार्षदी जिला एवं सत्र न्यायालय की एडीजे कोर्ट ने रद्द कर दी है। कोर्ट ने गलत हलफनामा देने के मामले में यह फैसला सुनाया है। फैजुलागंज वार्ड से जुड़े इस मामले में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ललित तिवारी को नया पार्षद घोषित किया गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद नगर निगम और सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उत्तर भारत में बढ़ती ठंड का असर अब आस्था के केंद्र काशी में भी साफ नजर आने लगा है। वाराणसी देश के सबसे ठंडे शहरों में शामिल हो गया है। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए काशी के प्रमुख मंदिरों 3 में भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाए गए हैं। कई मंदिरों में रजाई, कंबल और गर्म कपड़ों के साथ साथ ब्लोअर भी लगाए गए हैं, ताकि ठंड से बचाव किया जा सके। मंदिरों में भगवान को सर्दियों के वस्त्रों में सुसज्जित देख श्रद्धालुओं को आस्था और भक्ति का अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु इस परंपरा को श्रद्धा के साथ निभा रहे हैं। उन्नाव जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर सोशल मीडिया के जरिए बड़ी पहचान बनाने वाले अनुराग द्विवेदी, जिन्हें लोग यूबर अनुराग के नाम से जानते हैं, इन दिनों चर्चा में हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि लग्जरी गाड़ियां, महंगे शौक और रिश्तेदारों को दुबई घुमाने तक की बातें सामने आईं। तेजी से बदली इस जिंदगी ने जहां युवाओं को आकर्षित किया, वहीं अब अनुराग पर सट्टा, रंगदारी और अवैध गतिविधियों से जुड़े आरोप लग रहे हैं। जांच एजेंसियों की कार्रवाई और चर्चाओं के बीच अनुराग द्विवेदी सवालों के घेरे में आ गए हैं। पुलिस और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां मासूम बच्चों ने अपनी जान के खतरे को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है। जलालपुर क्षेत्र के शक्तिनगर और कामाख्या रोड इलाके में रहने वाले बच्चों ने एक वीडियो जारी कर जिलाधिकारी से घरों के ऊपर से गुजर रही 11 केवी हाईटेंशन बिजली लाइन को हटवाने की मांग की है। बच्चों का कहना है कि यह लाइन पिछले करीब 20 वर्षों से बंद पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद हर समय हादसे का डर बना रहता है। बच्चों ने बताया कि बारिश और आंधी के समय वे घरों से बाहर निकलने में भी डरते हैं। पूर्व पार्षद लतेश चौधरी ने बताया कि करीब 10 किलोमीटर लंबी यह लाइन घनी आबादी वाले इलाके से होकर गुजरती है, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मासूम अपील पर क्या कदम उठाता है। गोंडा से जुड़ी सियासी बयानबाजी भी चर्चा में है। पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने धनंजय सिंह और अभय सिंह के बीच सोशल मीडिया पर चल रही जुबानी जंग पर प्रतिक्रिया दी है। गोंडा स्थित अपने आवास विष्णुहरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज का दौर 80 या 90 के दशक जैसा नहीं रहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब न तो कोई गैंग है और न ही गैंगवार जैसी स्थिति। उन्होंने इस तरह की बयानबाजी को अनावश्यक बताया और कहा कि समाज आगे बढ़ चुका है।
फर्जीवाड़े से जुड़ा एक गंभीर मामला उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से सामने आया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में सरकारी कर्मचारी अरुण कुमार वर्मा की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में उनका एक फर्जी ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने का खुलासा हुआ है। आरोप है कि नकली दस्तावेजों के जरिए सरकारी लाभ और सुविधाएं लेने की कोशिश की गई। मामले के उजागर होने के बाद न्यायालय के आदेश पर नगर पालिका अधिकारी, एसडीएम, लेखपाल समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और फर्जीवाड़े के इस नेटवर्क की परतें खंगाली जा रही हैं। माघ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। महाकुंभ के बाद अब प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। योगी सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कानपुर परिक्षेत्र से प्रयागराज के लिए 270 माघ मेला स्पेशल बसें संचालित करेगा। ये बसें 24 घंटे चलेंगी, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिलेगी। क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि झक्करकटी बस अड्डा इसका मुख्य केंद्र होगा और 6 प्रमुख स्नान पर्वों पर अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जाएंगी। भीषण ठंड और शीतलहर के बीच उत्तर प्रदेश से छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर आई है। प्रदेश के 16 जिलों में जिलाधिकारियों ने स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। आदेश के अनुसार 20 दिसंबर को सभी बोर्ड और मान्यता प्राप्त स्कूल बंद रहेंगे। 21 दिसंबर को रविवार होने के कारण अवकाश रहेगा, जबकि 22 दिसंबर से स्कूल दोबारा खुलेंगे। बरेली, कानपुर, जौनपुर, हरदोई, रामपुर, संभल, बदायूं, गोंडा, पीलीभीत, अंबेडकर नगर और शाहजहांपुर समेत कई जिलों में यह आदेश लागू किया गया है। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया है। इस तरीके की रोजाना ताजा खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वाराणसी से फिल्म और मनोरंजन जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार और पद्म भूषण से सम्मानित नंदमूरी बालकृष्ण काशी पहुंचे, जहां उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम में विधिवत दर्शन और पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में नंदमूरी बालकृष्ण ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक जड़ें सनातन परंपरा से जुड़ी हुई हैं और युवाओं को इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे वर्ष 2019 से लगातार हिट फिल्में दे रहे हैं और 65 वर्ष की उम्र में भी खुद को पूरी तरह फिट महसूस करते हैं। बालकृष्ण ने ओटीटी प्लेटफॉर्म की भूमिका पर भी बात करते हुए कहा कि डिजिटल माध्यमों के जरिए उनकी फिल्में देश के हर घर तक पहुंच पा रही हैं, जिसे वे अपने करियर की बड़ी उपलब्धि मानते हैं। बहराइच से सामने आए कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने के मामले ने सियासत को गरमा दिया है। बहराइच पुलिस लाइन में कथावाचक को पुलिस सलामी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि पुलिस सलामी में व्यस्त है और अपराधी मस्त हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी ने बहराइच के एएसपी से स्पष्टीकरण तलब किया है। पुलिस महकमे में इस घटना को लेकर अंदरूनी जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में सामने आए कोडिन कफ सिरप कांड ने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है। इस मामले में शामिल बताई जा रही मुख्य फर्म शैली ट्रेडर्स को लेकर जांच एजेंसियों को कई नए और चौंकाने वाले सुराग मिले हैं। जांच के दौरान फर्म के दस्तावेजों में समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं के मोबाइल नंबर दर्ज होने की बात सामने आई है। आरोप है कि सपा लोहिया वाहिनी के एक पदाधिकारी के भाई के माध्यम से कोडिन युक्त कफ सिरप की तस्करी की जा रही थी। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे नेटवर्क में किन किन लोगों की भूमिका रही और राजनीतिक संरक्षण किस स्तर तक था। मामले में आगे और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिख दीजिएगा। भदोही जिले से आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश करने वाली खबर सामने आई है। बड़ागांव गांव के रहने वाले 65 वर्षीय मुस्लिम दर्जी अब्दुल रहीम सिद्दीकी ने रामलीला आयोजन के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन का 3 बिस्वा हिस्सा दान कर दिया है। इस जमीन पर अब रामलीला के लिए स्थायी मंच का निर्माण शुरू हो गया है, जहां कलाकारों के लिए पोशाक बदलने, सामग्री रखने और आयोजन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गांव के लोगों का कहना है कि अब्दुल रहीम का यह कदम गंगा जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे की मजबूत मिसाल है। इस निर्णय की चारों ओर सराहना हो रही है और गांव में सौहार्द का माहौल और मजबूत हुआ है। वहीं चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी एक अहम खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी एसआईआर की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ाई जा सकती है। प्रदेश में इस समय करीब 2,95,00,000 मतदाताओं के नामों के सत्यापन का कार्य चल रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इस पूरे अभियान की समीक्षा 26 दिसंबर को की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता महसूस हुई तो एसआईआर की अंतिम तिथि तीसरी बार भी बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। चुनाव आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो।
विकास और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक अहम खबर गोरखपुर से सामने आई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को देश के पहले रिवर सेल की सौगात मिलने जा रही है। इस परियोजना के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। रिवर सेल के गठन के बाद एनएमसीजी के विशेषज्ञ गोरखपुर पहुंचकर नदियों के संरक्षण, सफाई, जलभराव की समस्या और बाढ़ नियंत्रण को लेकर तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। प्रशासन का कहना है कि रिवर सेल के जरिए नदियों के सतत विकास और पर्यावरण संतुलन की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा। गाजीपुर जिले से पुलिस विभाग से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रेवतीपुर थाने की डायल 112 पीआरवी स्कॉर्पियो गाड़ी क्षतिग्रस्त हालत में मिली, जबकि उसमें रखे टैबलेट और मोबाइल फोन गायब पाए गए। इस मामले में चालक आरक्षी सुनील कुमार सिंह और आरक्षी देवेंदु के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। दोनों पुलिसकर्मी फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं और उनके साथ साथ सरकारी सामान की तलाश की जा रही है। घटना ने पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।